नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आ जाइए, सभी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज जो अपना कल 25 क्वेश्चन किए थे उसी से आगे अपने क्वेश्चन करने वाले हैं। और राजस्थान उत्पादन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हो उनके लिए मैंने 2 बुक्स बताई थी, एक बिजली और एक जो ओल्ड पेपर वाली, वो जरूर आप लोग परचेज करना। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताई थी वो आप अगर आपकी इच्छा है तो जरूर लें। सवाल दिया गया कि प्लगिंग जो विधि होती है इसमें मोटर की स्लिप क्या होती है। प्लगिंग के अंदर मोटर की स्लिप आपसे पूछी गई है। प्लगिंग विधि होती क्या है ये ध्यान में रखेंगे। आपने मोटर की ब्रेकिंग पढ़ी होगी, क्या पढ़ा है? ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग के अंदर प्लगिंग विधि होती है, ठीक है। और उस प्लगिंग के अंदर क्या होगा कि आपके पास जो 3 फेज होंगे, इन 3 फेजों में से 2 फेज बदलोगे, 2 फेजों को इंटरचेंज करोगे तो मोटर पर जो टॉर्क लगेगा पहले के विपरीत डायरेक्शन में लगेगा और मोटर पर क्या करने का मोटर क्या करेगी? रुकने का काम करेगी। तो इस कंडीशन के अंदर मोटर की स्लिप क्या होगी? फिर आपने 2 चीजें पढ़ी होगी, एक होती है फॉरवर्ड स्लिप और एक होती है रिवर्स स्लिप। एक होगी अपने पास फॉरवर्ड और एक अपने पास होगी रिवर्स स्लिप। अब देखो फॉरवर्ड के अंदर क्या होगा, फॉरवर्ड में आपने पढ़ा होगा एस होता है, लेकिन रिवर्स के अंदर 2 - एस होता है। और यही सेम जो आपके पास आएगा वो आएगा प्लगिंग के अंदर। तो जिसका सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो सी यहां से क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा। अगला देखिए, एक मोटर मशीन, एक विद्युतीय मशीन के चतुर्थांश भाग में प्रचालन के लिए तीसरा जो क्वाड्रेंट होगा वो इनमें से क्या करेगा? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेशन को शेयर कर दीजिए। तो यहां मैं आपको बताता हूं, देखो ये आपके पास आएगा टॉर्क और यहां आएगा आपके पास स्पीड, ठीक है। 4 अपने पास क्वाड्रेंट रहेंगे। पहले के अंदर स्पीड आपकी पॉजिटिव है, टॉर्क भी आपका पॉजिटिव है। दूसरे के अंदर स्पीड आपकी नेगेटिव है, टॉर्क आपका स्पीड आपकी पॉजिटिव है, टॉर्क आपका नेगेटिव है। तीसरे के अंदर यहाँ ध्यान में रखेंगे स्पीड भी नेगेटिव और आपका टॉर्क भी नेगेटिव। चौथे के अंदर क्या होगा? स्पीड नेगेटिव होती है और टॉर्क आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव। ये आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट के अंदर प्लस माइनस के बारे में। तो अब यहाँ देखिए आपका जो तीसरा क्वाड्रेंट है वो ये रहा, ठीक है। अब देखो पहले के अंदर आपकी स्पीड भी पॉजिटिव है और टॉर्क भी पॉजिटिव है, तो ये जो आएगा ये आएगा आपका फॉरवर्ड मोटरिंग, यानी कि ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जिसमें स्पीड आपकी पॉजिटिव होगी, टॉर्क भी पॉजिटिव। फिर आपने क्या किया? प्लगिंग विधि अपना दी। मान लीजिए आपने क्या किया, मोटर के 2 टर्मिनल आपके चेंज कर दिए, तो मोटर क्या कर अभी घूम तो उसी दिशा में रहेगी, लेकिन टॉर्क एंटी काम करेगा। जब टॉर्क एंटी काम करेगा तो मोटर फॉरवर्ड में ही है, लेकिन क्या करेगी? रिवर्स तो है, साथ में क्या होगी? मोटरिंग, फॉरवर्ड ब्रेकिंग के अंदर ये काम करेगी। सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर क्या होगी कि मोटर अब रुकेगी, रुकने के बाद उल्टी घूमेगी, यानी कि पहले के विपरीत डायरेक्शन होगी। और टॉर्क भी आपका पहले के एंटी काम करेगा, स्पीड भी उसकी पहले के एंटी होगी। तो ये आएगा आपका रिवर्स मोटरिंग, जो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर वापस वही करेंगे कि सिरे फिर चेंज करेंगे, तो मोटर पर टॉर्क लगेगा, वो तो उसी दिशा में लगेगा, लेकिन मोटर उल्टा घूमने का प्रयास करती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट जब आएगा तो यहाँ आएगा रिवर्स मोटरिंग। और ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, डायग्राम अगर आपको याद रहेगा तो आप कोई से भी किसी के बारे में बता सकते हो, ठीक है। और ये ध्यान में रखना, जैसे जब आप लोग ग्राफ पढ़ते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि ये आपका एक्सेस होता है, ये वाई होता है। तो यहाँ ये सिरा जो पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, इसी तरीके से यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो सी इस क्वेश्चन का क्या आएगा? राइट आंसर। अगला सवाल देखो, सवाल दिया गया यदि एक 3 फेज 8 पोल 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर जो है वो 735 आरपीएम पर चलती है तो स्लिप क्या होगी? अगर आप लोग क्वेश्चन की ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के अंदर एक चीज देखने को मिलेगी आपको कि यहाँ कहीं भी परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है,
तो परसेंटेज नहीं लिखा तो फार्मूला आप लोग कौन सा यूज करोगे, तो ये यूज करोगे। तो NS निकालिए, NR आपको दे रखा है 735 और NS का भी मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। तो NS का फार्मूला क्या बनेगा 120 F अपॉन में क्या बनेगा P। तो कैलकुलेट कीजिए इसकी कितनी स्लिप आएगी। तो यहाँ टेक्निकल गुरु ने दिया A आएगा, देखते हैं NS कितना आएगा बताइए, कमेंट कीजिए कि NS की जो वैल्यू होगी वो कितना आएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे साइको की तैयारी करना चाहते हो तो वो आप लोग ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि पिछली बार भी आपको पता है कि क्लासें लगाई थी इसी चैनल के ऊपर साइको की, वो आपको प्रीवियस ईयर की क्लासें मिल जाएगी या जो पिछले बार भर्ती के ऊपर लगाई गई थी। काफ़ी शानदार चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो 8 पोल के ऊपर जब आप लोग करेंगे तो NS की जो वैल्यू आएगी, फ्रिक्वेंसी आपको 50 दे रखी है, पोल 8 दे रखे हैं। 4 के पहाड़े से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 के पहाड़े से काटेंगे तो ये जाएगा 30 के ऊपर, फिर इसको इससे करेंगे तो 15 15 5 75 यानी कि 750 RPM। अब अपने को काम क्या करना है, अपने को स्लिप निकालना है। तो NS कितना है 750 माइनस NR कितना है 735 बटा में कितना आएगा NS। इसको पहले परसेंटेज में ही निकाल लेते हैं, 100 कर देते, ऊपर करेंगे माइनस ही आएगा 15 पे, और 1 0 से 1 0 कट गई, यहाँ से इसको काटेंगे तो 15 5 75 ही आएगा, 2%। वैल्यू परसेंटेज हटाओगे तो आपके पास कितना आएगा 0.02। ठीक है, NS बिल्कुल सही है, 750 आएगा। अगला सवाल देखिए, एक फेजर आरेख जो होगा वो किसका प्रतिनिधित्व करता है। आपने ऐसी थ्योरी पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपने एक नाम सुना होगा फेजर, तो उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो फेजर क्या होता है मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। जैसे ये मान लीजिए आपके पास वोल्टेज है, ये आपके पास करंट है और ये 90 डिग्री आगे चल रही है करंट, और ये शुद्ध कैपेसिटर का फेजर डायग्राम है। अब आप लोग यहाँ से आइडिया लगाकर मेरे को बता सकते हो कि किस चीज़ के बारे में बात करता है फेजर। 28 का यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। डी आएगा, बिल्कुल सही है। देखो राशि का परिमाण, परिमाण का मतलब ये वोल्टेज 10 है, 12 कितनी है, धारा 2 है, 5 है, कितनी है, और ये आएगी दिशा, दिशा यानी कि उसका एंगल भी आपको बताएगा। तो ये डी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। अगला है कि यूजेटी के अंदर जो नेगेटिव रेजिस्टेंस क्षेत्र जो होता है वो कहाँ दर्शाया जाता है। अब ध्यान में रखने यूजेटी का पूरा नाम क्या होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका सिंबल अगर आपसे पूछ ले तो इस तरीके से इसका सिंबल बनेगा B1 B2 और यहाँ ये आएगा इमीटर। इसको बोलते हैं 2 आधारों वाला डायोड। एक डायोड जिसके अंदर 2 बेस हो, 2 आधारों वाला डायोड। अब ये इसका जो फेजर, इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनता है। और ये अगर मैं बताऊं तो ये इसका होगा शिखर बिंदु, धारा मैक्सिमम होगी, यहाँ इसको वैली पॉइंट होगा, और यहाँ जो वोल्टेज होगी वो वैली वोल्टेज होती है। अब यहाँ धारा का मान मैक्सिमम होने के बाद में नीचे डाउन आता है, तो ये जो इतना इतना आपको दिखाई दे रहा है ये इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस क्षेत्र। तो एक तो ये शिखर बिंदु होगा, दूसरा ये घाटी बिंदु, वैली पॉइंट बोलेंगे हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर वैली और हिंदी के अंदर घाटी बोलेंगे। तो ये होगा शिखर बिंदु और घाटी बिंदु के बीच में। तो डी इस क्वेश्चन का क्या आएगा, राइट आंसर। बिल्कुल राम राम सभी को, डी आएगा। संदीप कुमार का बिल्कुल सही था। अगला देखिए, अगला है कि ट्रांजिस्टर का जो एक्टिव रीजन जो होता है उसमें सीई विन्यास होगा, उसके लिए कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लीजिए, फिर आपको हिंट पता चल जाएगा कैसे करना है। ठीक है, तो जब आप लोग डायग्राम बनाएंगे तो सीई मतलब कॉमन इमीटर, इमीटर को क्या कर देना कॉमन।
तो ये अपनों ने क्या कर दिया, इमीटर को कर दिया कॉमन, ठीक है, और ये आपका कलेक्टर। अब यहाँ से देखिए कि इसके अंदर एक चीज़ आपको जो पूछी गई है वो है आपका करंट गेन के हिसाब से पूछा गया। ये आपकी बेस करंट इनपुट साइड आ जाएगी, ये आपकी आउटपुट साइड कलेक्टर करंट आ जाएगी। अब आप लोग यहाँ से देखिए और बताइए इस क्या क्या राइट आंसर क्या आएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। तो देखो यहाँ जो करंट गेन होता है वो आएगा बीटा, बीटा आउटपुट करंट, आउटपुट कौन सी है कलेक्टर, बटा में इनपुट, इनपुट कौन सी है बेस करंट। तो आई सी बराबर आएगा बीटा इंटू आई बी बेस करंट, और इस बीटा की वैल्यू ध्यान में रखेंगे 20 से 500 के बीच में होती है। तो देखिए आई सी जो आएगा यहाँ पर कहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा, तो इसको अपने क्या करेंगे, इसको बीटा करना पड़ेगा, फिर ये सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन कहीं भी नहीं है इसके अंदर, तो आपको करना पड़ेगा लोक सेना का बिल्कुल गलत रहेगा यहाँ पर। अगला देखो, इनमें से कौन सा लैंप एक वर्णी रंग प्रदान करेगा, एक वर्णी को इंग्लिश में बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक, इसको आप लोग क्या बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक। तो यहां से बताइए कि इसका जो मोनोक्रोमेटिक कौन सा देगा। बत्तीस का डी आएगा, बिल्कुल सोडियम वेपर लैंप होगा। अब सोडियम वेपर लैंप के अंदर पहला पॉइंट याद रखेंगे, सोडियम के जो कण होंगे वो ध्यान में रखेंगे क्या होते हैं ठोस रूप में। फिर ध्यान में रखेंगे ल्यूमेन दक्षता अगर पूछ ले तो 110 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। यूज़ कहाँ करते थे, अब तो नहीं करते, स्ट्रीट लाइट के अंदर किया जाता था। इसके अलावा सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी ब्राइटनेस अगर पूछ ले, ठीक है, तो वो आएगी 7.5 कैंडेला प्रति सेमी का स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में अगर आपसे और पूछ ले कि इसका शुरू में रंग कैसा होगा, शुरू में होता है लाल गुलाबी, और जब पूरा ये प्रकाशित हो जाता है तो इसका कलर कैसा होगा पीला। और जब पीले रंग के अंदर आप लोग जब खड़े होंगे तो आपका कलर शर्ट का या कपड़े का कोई भी होगा तो अलग कलर दिखाई देता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, सोडियम रहेगा, ठीक है। अगला देखो, सवाल दिया गया कि केवीआर जो है वो किसके बराबर होता है, बताइए यहां से। केवीआर के बारे में बताइए कि इसका केवीआर का जो होगा वो किसके बराबर है। तो देखो केवीएआर कौन सी शक्ति होती है, प्रतिघाती। इंग्लिश के अंदर इसको बोलेंगे रिएक्टिव। अब रिएक्टिव पावर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा VI sin फाई, यही पढ़ते हो। इसको अपने क्या लिखेंगे KVAR, और ये अपना हो जाएगा KVA, अगर इसको किलो में लेंगे तो आएगा sin फाई। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता एक्टिव पावर या ट्रू पावर जब आपसे पूछेगा तो ये होता है VI cos फाई। तो यहाँ से देखो ये जो बनेगा ये बनेगा KVA, ये बनेगा cos फाई, और ये बनेगा KW। इसके अलावा इसको और भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, इसको बोलते हैं आभासी शक्ति इनटू इसका नाम होगा पावर फैक्टर, और ये आएगा आपकी वास्तविक शक्ति। तो वास्तविक शक्ति जो होगी वो आभासी शक्ति और पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा,
और इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका सी राइट आंसर होगा, तो सी आएगा, बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला है हाफ एडर। ठीक है, हाफ एडर काम क्या करता है ये आपको मैं बता दूं। ये ध्यान में रखेंगे, दो बाइनरी बिट का क्या करता है, ऐड। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक आपके शायद उसमें नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, हालांकि मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको। इसमें दो नोट गेट, ठीक है, दो और गेट और एक अपने एंड गेट का यूज करेंगे, तो आपका आंसर जो होगा वो कौन सा सही आएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला मेगर की 500 वोल्टेज के लिए जो अपेक्षित गति जो होगी वो कौन सी होगी। ये कभी आपको क्लास में समझाऊंगा इसके डायग्राम से कि ओवर गेट हो गया, सॉरी एक्स हाफ एडर हो गया, फुल एडर हो गया, इसमें क्या क्या होता है। अब यहां से देखिए, ये आपसे पूछा गया मेगर और वोल्टेज कितनी बनानी है आपको, 500, तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, जल्दी से कमेंट कीजिए। गिरीश कुमार का है 160, बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब देखो मेगर जो होता है वो काम क्या करता है, मेगर के अंदर एक तो ध्यान में रखेंगे, मेगा ओम के अंदर ये क्या मापेगा, रेजिस्टेंस। क्या मापेगा, मेगा ओम के अंदर क्या मापेगा, रेजिस्टेंस। दूसरा देखो कि मेगा ओम के अंदर रेजिस्टेंस किसका होता है, इंसुलेशन का, तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस अगर मापना है तो इसी का यूज करेंगे, तो इसका यूज अपने क्या करेंगे, इंसुलेशन टेस्टर के रूप में। फिर देखो तीसरी बात, ठीक है, ये प्रतिरोध मापेगा उच्च, क्योंकि इंसुलेशन मेगा के अंदर आ रहा है और हाई रेजिस्टेंस माप रहा है, तो उच्च प्रतिरोध क्या करेगा, मापता है। फिर ध्यान में रखेंगे इसके टर्मिनल अगर आपसे पूछ ले तो टर्मिनल इसके अंदर साधारणतः दो ही होते हैं, ई और लाइन। ठीक है, और इसके अंदर एक जनरेटर होता है, वो अगर आपसे पूछ ले तो स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर होता है। ठीक है, और इसकी स्पीड लेबोरेटरी के अंदर कितनी होगी, 160। अगला सवाल देखो, अगला है कि 30 मेगावाट की पावर है, 160 किलोमीटर की दूर क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए अपेक्षित संचरण वोल्टेज क्या होगी। ये पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है उत्पादन वाले बच्चों के लिए। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या रहेगा। देखो टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम मेरे को थोड़ा लेट ही लग रहा है, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं है फ़िलहाल तो, और थोड़ा सा लेट लग रहा है। जून जा सकता है, मई में मुश्किल है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। बाकी आइडिया पहले मई के एंड का था, लेकिन अभी तो कुछ हलचल है नहीं, तो जून भी जा सकता है। बाकी आप लोग मई मानकर ही तैयारी करो, ठीक है। तो यहाँ देखो वोल्टेज हाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस है वो दूर है, ज़्यादा है, और डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा होगा, तो इसलिए अपने क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पर क्या करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे। तो डी जिसका भी बिल्कुल सही है। 37 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, इसका दीजिए। तो संदीप कुमार का सही था, दिनेश स्वामी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। मल्टीमीटर की पूर्ण विक्षेप धारा जो दे रखी है वो 5 मिली एम्पियर है। इसकी सुग्राह्यता यानी कि सेंसिटिविटी जो होती है वो क्या होगी, बताइए। सेंसिटिविटी बता। अब एक बात देखो, यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी है, तो मैं ओम प्रति वोल्ट लिख देता हूँ, कुछ और गड़बड़ी होगी तो भी देख लेंगे, ठीक है। अब देखो ये ओम है, ये वोल्ट है। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं तो एक कर सकते हो, यानी कि R बटा में V है, तो I बराबर क्या होता है, V बटा में R। तो ये धारा का उल्टा है, तो इसका मतलब सुग्राह्यता धारा का क्या होती है, उल्टा होती है। तो धारा कितनी दे रखी है, 5, तो 5 × 10 की पावर -3, या -3 ऊपर जाएगा तो 1000 बनेगा, नीचे आएगा आपके पास 5, ये आएगा 200 ओम बटा में वोल्ट। तो यहाँ आंसर आएगा आपका बी।
बिल्कुल संदीप ने सही दिया है, दिनेश का सही है, लोक सेना का बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और मल्टीमीटर या आपका ओमीटर के सॉरी वोल्टमीटर के ऊपर भी ऐसा सवाल दिया जा सकता था। अगला है कि एमएमएफ जो होता है वो किसके बराबर है। एमएमएफ का मतलब होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये ध्यान में रखेंगे, इसको मैग्नेटिक मत कर देना पढ़ते टाइम, मैग्नेटो ही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स। एमएमएफ का जो फार्मूला जो होता है वो होगा N इंटू आई। इसकी यूनिट अगर आपसे पूछ ले तो एम्पियर टर्न होगा। इसके अलावा इसकी होगी गिलबर्ट। 1 एम्पियर टर्न अगर आपसे पूछ ले तो 1.26 गिलबर्ट होगा। और 1 गिलबर्ट अगर आपसे पूछ ले तो 0.79 एम्पियर टर्न होगा, यानी कि लमसम 80 के बराबर होगा। तो Ni यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। और सबसे ज़्यादा एमएमएफ स्थापित करने में जो लगेगा अपने को, वो लगेगा अपने एयर के अंदर। ठीक है, तो दिनेश स्वामी का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लोक सेना का सही है, अंकित धाकड़ का भी सही है। यहाँ पर एम्पियर टर्न बिल्कुल सही बताया यहाँ पर लोक सेना ने। अगला देखो, सिलिकॉन नियंत्रित दिष्टकारी जो होता है उसमें क्या होगा। अब ये सिलिकॉन का मतलब होगा आपका एस कंट्रोल्ड और रेक्टिफायर, इसको बोलेंगे। तो SCR के बारे में बात हो रही है, तो जल्दी से बता दीजिए, तब तक मैं इसका सिंबल बना देता हूँ। अब देखो, अगर मैं इस गेट को हटा दूं तो डायोड बन जाता है, तो इसको बोलेंगे गेट युक्त डायोड। ठीक है, जब डायोड शब्द का यूज होगा तो यहां से इसका मतलब होगा दिष्टकारी, जो ऑप्शन में आपको दे रखा है दिष्टकारी। जब दिष्टकारी की तरह काम करेगा तो किसकी तरह काम करेगा, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, हाफ वेव की तरह। जब हाफ वेव की तरह करेगा तो इसका मतलब इसका चालन कोण कितना होगा, कंडक्शन एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसे होती है, ए ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं। PN इसको डायोड भी बोलते हो, PN डायोड भी बोलते हो। ये इसका गेट होगा, ये इसका कैथोड होगा, और यहाँ से इसका एनोड निकलेगा। अब आप लोग परतें देख लीजिए कितनी आ रही है, 1 2 3 और 4 परतें होगी, 1 2 3 जंक्शन होगी, और टर्मिनल कितने होंगे, 3 एनोड, कैथोड और गेट। ए इसका राइट आंसर आएगा। अंकित, लोक सेना, दिनेश बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिनेश ने पूरी डिटेल बता दी, लोक सेना दिनेश यादव बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखो, इनमें से किस उपयंत्र का पूर्ण पैमाना विस्तार जो होता है वो 300 डिग्री होता है। इस लाइन का मतलब समझे, जो मीटर के अंदर जो स्केल होती है ना, ये यहां से लेकर यहां तक जो डिग्री के अंदर बनेगी वो 300 डिग्री किसके अंदर होती है। 3 मीटर की मैं यहाँ आपको डिटेल बताऊंगा, तीनों की याद रखना आपको, पेपर में किसी की भी पूछी जा सकती है, या किसकी प्रास ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सेशन को लाइक शेयर कर दिया करो अगर आपको अच्छा लग रहा है। और जो बच्चे उत्पादन की तैयारी कर रहे हो, अभी आपके पास टाइम पड़ा है, 1 महीना मान के चलिए, ये वाला अभी आज 4 तारीख हुई है शायद, और महीना यही मान के करो आप लोग तैयारी, 20 दिन मान के चलो अपने पास, तो बढ़िया तैयारी कीजिए, जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी हो सकती है उतना कीजिए, और क्वेश्चन सेट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और जहाँ आप लोग कमज़ोर उस चीज़ को पकड़ने का काम कीजिए। तो PMMC के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 270 डिग्री होता है, MI के अंदर 240 होता है, हॉट वायर का कोई फिक्स नहीं होता, और इंडक्शन टाइप का कितना होता है, 300। अब इन तीनों के अंदर देखेंगे तो ये 30-30 डिग्री का फर्क आ रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ से याद रख लेना। सबसे ज़्यादा होगा वो इंडक्शन का होगा, MI का 240 होता है, PMMC का 270 होता है, तीनों का याद रखेंगे। ठीक है, ये है। बाकी देखो, कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, क्योंकि अभी तक कोई अपडेट नहीं है इस वजह से। ठीक है, बाकी देखो क्या बन रहा है। सवाल दिया गया, एक प्रकाशित उप परिपथ लाइटिंग सब सर्किट के अंदर अधिकतम भार उपभोग बिंदु कितने होंगे। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और
लास्ट के अंदर आपको 5-10 दिन रहेंगे तो वहाँ मैं आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और करवाऊंगा, 10 से 1 सेट ऐसे करवाऊंगा जहाँ से आपको सवाल जरूर मिलेंगे। बी आया तो बिल्कुल लाइटिंग के लिए 810 ये होएगा, 10 पॉइंट ये होंगे। और पावर अगर आपसे पूछ लेता तो पावर के लिए कमेंट कर दीजिए कितने पॉइंट होते और कितना लोड इन्होंने, ठीक है, रूल्स के अंदर लिखा क्या है। बिल्कुल 800 वाट आएगा, बिल्कुल अंकित धागड़ का सही है, यहाँ पर दिनेश स्वामी का सही है, लोकसेना का सही है, गिरीश कुमार का बिल्कुल सही है। पावर अगर पूछा जाता तो 0.2 होता, लोड आपका 3000 वाट होता। ठीक है, तो अगला देखिए, बिल्कुल 2 पॉइंट होंगे, 3000 वाट। और अगला सवाल देखो, एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी की अधिकतम एफिशिएंसी कितनी होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी बता दीजिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हाफ वेव की अगर आप लोग निकालेंगे तो आएगा 40.6%, और फुल वेव की आप लोग निकाल दीजिए कितना आएगा। फुल वेव का बताइए कितना आएगा। सी दिए यहाँ पर लगभग 81। अब एक काम करना है, देखो जब आप लोग हाफ वेव से फुल वेव में जाएंगे तो लगभग आपको हर चीज़ डबल ही करनी है। ठीक है, 1-2 चीज़ें कम होती है। इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 81.2%। तो लमसम कितना आएगा, 81% इसका राइट आंसर होगा। और हाफ वेव के लिए जब पूछा जाता है तो आपको ऑप्शन नहीं होता। अगला देखो, बिल्कुल सही है दिनेश स्वामी। अगला देखो, एक प्रेरण मोटर की वास्तविक गति क्या होगी यदि स्लिप एस है और सिंक्रोनस गति एन एस है। जब आप लोग टेस्ट लगाते हो तो आपने कुछ बातों को नोट करना चाहिए। नोट ये करना चाहिए कि हम जहाँ जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपने देखा होगा कि कुछ नई चीज़ें सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, या कुछ रिपीटेबल क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो यहाँ से बताइए 43 के अंदर इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या आएगा। तो करना कुछ नहीं है, आपने पढ़ा होगा S बराबर NS माइनस NR बटा में NS, इसको इसके साथ गुणा कर दीजिए तो अपने पास बनेगा ये। अपने को क्या करना है, NR निकालना, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। NS यहीं पड़ा था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। दोनों में कॉमन चीज़ है, उसको बाहर निकाल दीजिए, अंदर बचेगा 1 माइनस स्लिप। तो यहाँ से फार्मूला जो आपका बनेगा वो ये बनेगा NS 1 माइनस स्लिप। बी आएगा बिल्कुल, अशोक शर्मा का सही है। यहाँ पर दिनेश स्वामी, चंद्रबान 81, चलो उसका बताया, ठीक है, दिनेश स्वामी ने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला है कि डीसी मशीन के अंदर जो क्रांतिक प्रतिरोध होता है वो किससे संबंधित है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि क्रांतिक प्रतिरोध जो होता है वो किस वक्र से निकाला जाता है, ये अगर आप लोग बता दें तो ज़रूर कमेंट कीजिए। किस वक्र से क्रिटिकल रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। एक तो देखो आपको वक्र बताना है कि कौन सा ये वक्र से निकालेंगे। तो 44 का यहाँ बी आंसर आ रहा है, बी आ रहा है, गलत है, ए भी गलत है। यहाँ दिनेश स्वामी ने आंसर दिया सी। ये शंट रेजिस्टेंस का संबंधित है, और शंट फील्ड का वह मैक्सिमम प्रतिरोध जिस पर वो वोल्टेज का निर्माण करेगा। शंट प्रतिरोध से ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज का निर्माण नहीं करेगा। यानी कि शंट का जो प्रतिरोध होगा वो किससे कम होना चाहिए, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से क्या होना चाहिए, कम। ठीक है, ताकि वो वोल्टेज बना सके। और ये किस वक्र से निकाला जाता है ये अगर आपको बताना हो तो बताइए, कमेंट कीजिए। किस वक्र से आप लोग क्रिटिकल रेजिस्टेंस निकालेंगे, इंपॉर्टेंट है कि इनमें से किस अभिलक्षण के द्वारा किसी शंट वाइंडिंग का या शंट मोटर का क्रांतिक प्रतिरोध की गणना की जाती है। देखते हैं कौन इसका राइट आंसर देता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला है कि डीसी मशीन के अंदर जो हॉपकिंसन टेस्ट किया जाता है, ये भाई लोगों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना क्वेश्चन किस भार पर किया जाता है। तो पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा ओसीसी, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो ये नोट कर लेना कि शंट फील्ड के लिए है, शंट फील्ड के लिए नहीं, क्रांतिक रेजिस्टेंस के लिए। क्रिटिकल रेजिस्टेंस ओसीसी से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है हॉपकिंसन टेस्ट, 45 का डे बिल्कुल है, फुल लोड पर करेंगे। और अगर आपसे पूछ ले स्विनबर्न, तो ये ध्यान में रखेंगे क्या होगा, नो लोड पर। होप क्या रखनी चाहिए, फुल। होप क्या रखोगे, फुल, तो ये फुल पर। स्विनबर्न नो लोड पर। अगला है कि 2 वाट मीटर विधि है, उसमें प्रतिरोधी शक्ति क्या होगी। अगर प्रतिरोध के अलावा प्रतिघाती पूछ लेता तो भी आपको बताना है कि क्या था। तो प्रतिरोधी और प्रतिघाती दोनों पावर बताएंगे। पहले प्रतिरोधी बताइए क्या आएगी। आप लोगों के लिए एक स्पेशल लाइव चल रहा है अपने पास कोर्स, जो बच्चे आगे भविष्य की तैयारी करना चाहते हो तो उनके लिए बेहतरीन है। लाइफ टाइम बैच 2500 रुपये में, जिसके अंदर आपको कभी एक बार चार्ज करना है, उसके बाद आजीवन आप लोग क्लासें लगा सकते हो। ज़बरदस्त चीज़ है उसके अंदर। तो प्रतिरोधी का जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखते हैं क्या इसका आंसर है। चालीस का सी दे रहे हो आप लोग, गलत है, यहाँ पर 40 का सी नहीं आएगा। तो प्रतिरोधी जो आएगा वो आएगा ये W1 + W2। अगर आपसे पूछ लेता है कि प्रतिघाती, तो ये आता आपके पास, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, प्रतिरोधी पावर ये होगी, प्रतिघाती पावर ये होगी, ठीक है। दोनों से आप लोग अपरेंट पावर निकाल सकते हैं। अगला है कि ध्रुवता परीक्षक जो होता है उसमें किस लैंप का प्रयोग करेंगे। पोलैरिटी टेस्टर के रूप में किस लैंप का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आएगा। GSL का मतलब होगा जनरल लाइटिंग सिस्टम, जो आप लोग घरों में नॉर्मली लैंप देखते हो। क्वेश्चन का नंबर 7 लगाया करो ताकि ध्यान में रहे। क्लास 80 लग रही है तो आप लोग सेशन को लाइक जरूर कर दो, ठीक है, शेयर भी जरूर करना इसको। अब ध्यान में रखेंगे, ध्रुवता टेस्टर के रूप में आप लोग जो यूज करोगे वो होता है नियॉन लैंप, ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, फेज टेस्टर। इसको नियॉन टेस्टर भी बोलेंगे, फेज टेस्टर भी बोलते हो, नियॉन टेस्टर इसको अपने बोलेंगे। तो यहाँ आंसर आएगा आपका नियॉन लैंप। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, ठीक है। और इसके अंदर नियॉन गैस को भरा जाता है। ये मैक्सिमम कितनी वोल्टेज पर काम करेगा, 500। AC DC दोनों पर ये क्या करता है, काम। इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, वो कौन सा होता है, कार्बन, ठीक है, जो काम क्या करेगा, वोल्टेज को डाउन करता है, ठीक है। अगला देखो, 1 वाट जो पावर होगी वो किसके बराबर है। 1 वाट जो आपको बताना है शक्ति जो होगी वो किसके बराबर है। तो 1 जूल प्रति सेकंड होगा, 1 न्यूटन प्रति सेकंड होगा, 1 कूलाम बटा में सेकंड आएगा, या 1 एम्पीयर प्रति सेकंड आएगा। कुछ नहीं करना, वाट किसकी यूनिट है, पावर की। तो पावर का फार्मूला लग लीजिए, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर यानी कि पावर, ये आएगा। अब यहां देखो इसकी मात्रा क्या आएगा, वाट। कार्य का क्या होता है, जूल, और समय का क्या होता है, सेकंड। तो जूल बटा में सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ऊर्जा अगर पूछी जाती तो एनर्जी पावर इनटू समय होता। ये पावर का मात्रा क्या होता है, वाट, समय का मात्रक सेकंड, और एनर्जी का क्या होता है, जूल, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला देखो 49 नंबर क्वेश्चन। सवाल दिया गया कि NEC नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड, ठीक है, राष्ट्रीय विद्युत संहिता जिसको हमने बोलेंगे, किस वर्ष तैयार की गई थी। 1950, 1968, 1972, 1985। 1972 के अंदर शायद वन्य जीव वाला संरक्षण वाला अभियान लगाया था। 1950 में संविधान लागू हुआ था।
1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, 1935 में आरबीआई की हुई थी, 85 में बता दीजिए क्या होगा था। तो 1972 होगा, 1968 होगा, 1950 होगा, 1985 होगा। अशोक शर्मा ने आंसर दिया है 49 का सी, तो मैं यहाँ आंसर को कर देता हूँ गलत। संदीप कुमार ने दिया है डी, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर 1985 आएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पेस आप लोग देख लीजिए, कटे ना कोई। सवाल पढ़िए। दो प्रतिरोध R1 और R2 समांतर में कनेक्टेड है, परिपथ धारा I है, प्रतिरोध R1 से गुजरने वाली धारा क्या होगी? ठीक है, तो ये सवाल जो है ये आपका उससे संबंधित है। तो यहां से देखिए करंट डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। दो रेजिस्टेंस ये मान लेते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ये I1 है, ये I2 है, और यहाँ क्या है आपके पास I है। अगर मेरे को R1 से धारा निकालनी है तो I1 आएगी, I बराबर, अगर मेरे को निकालना है तो ऊपर आएगा आपके पास R2, नीचे दोनों का जोड़ कर देंगे, इनटू में क्या कर देंगे I1 निकालना है तो साथ में क्या कर देंगे I यहाँ पर सीधा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा I और ये आएगा R2 बटा में, ये करेंगे। अगर I2 निकालना तो यहाँ R1 आएगा, नीचे बाकी चीज़ सेम रहेगी, तो ये ऑप्शन में देख लीजिए आपके पास बी ऑप्शन में, तो आएगा यहाँ बी, अशोक शर्मा का सही है। तो करंट डिवीजन रूल पर सीधा फार्मूला पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सेशन कैसा लगा ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर किसी को बुक चाहिए उत्पादन या लाइनमैन टेक्निकल हेल्पर के जितने भी एग्ज़ाम पेपर हैं उनके सॉल्यूशन के साथ, बिजली, त्रिशूल, न्यूमेरिकल वाली किताब चाहिए तो आपको सारी मिल जाएगी। इंग्लिश में अगर बुक चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो सारी चीज़ें अच्छी है, ठीक है, आप लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ें करने का प्रयास किया गया। जो बच्चे प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो उनके लिए प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, ज़बरदस्त आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये अपना आज का सेशन था, तो मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सभी को गुड नाइट।